ममता बनर्जी और टीएमसी ने भले ही महुआ मोइत्रा से दूरी बना ली हो, लेकिन महुआ मोइत्रा के नाम पर टीएमसी दो फाड़ हो चुकी है। टीएमसी का एक गुट चाहता है कि पार्टी महुआ मोइत्रा के बचाव में खुलकर सामने आए, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं चाहती। टीएमसी के अंदर विवाद इतना बढ़ा कि ममता बनर्जी के आदेशों को किनारे लगाकर पार्टी के कद्दावर नेता और ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हाकिम खुलकर महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़े हो गए और पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे डाला। फिरहाद हाकिम का कहना है कि महुआ बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रही हैं और इसी वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नदिया जिले के कृष्णानगर लोकसभा सीट से तृणमूल सांसद महुआ के खिलाफ सदन में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले की जांच चल रही है, लेकिन बंगाल के मंत्री फिरहाद हुसैन का दावा है कि उन पर लगे आरोप सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। उनका दावा है कि महुआ बीजेपी सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहती हैं, इसलिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हाकिम को सीएम ममता का बहुत ही करीबी माना जाता है। टीएमसी प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कहा था, हालांकि पार्टी की सलाह पर महुआ ने आरोपों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, लेकिन इस मामले में नेतृत्व संसदीय पैनल की जांच रिपोर्ट के इंतजार में है। इसके बाद उचित फैसला लिया जाएगा। इससे पहले टीएमसी के नेता इस मामले पर टिप्पणी करने से भी परहेज कर रहे थे, जिससे बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक होने का मौका मिल गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और महुआ के पुराने करीबी साथी वकील जयानंद देहदराई ने उन पर संसद में सवाल पूछने के बदले हीरानंदानी ग्रुप के कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में मोइत्रा ने इनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है, लेकिन दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से जो शिकायत की उस पर संसद की एथिक्स कमेटी की जांच हो रही है। उधर हीरानंदानी के हस्ताक्षर से जो समिति में हलफनामा दायर किया गया है, उसके दावे के मुताबिक उन्होंने महुआ को अडानी ग्रुप को लेकर सवाल पूछने के लिए रिश्वत और महंगा गिफ्ट दिए। इसके बाद महुआ ने उद्योगपति गौतम अडानी को टारगेट किया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम और शर्मिंदा कर सकें, जिनकी बेदाग प्रतिष्ठा ने विपक्ष को उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं दिया था। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी ने यह दावा किया है कि महुआ मोइत्रा के मामले पर तृणमूल कांग्रेस बंट गई है। पार्टी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि जब भी टीएमसी के नेता मुश्किल में पड़ते हैं, वे अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं और अब पार्टी भी इस मामले में बंट गई है। अपनी करतूतों को कबूल करने की जगह महुआ मोइत्रा ने तमाम तरह के पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए। मानहानि के मुकदमे से लेकर दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे तक। दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे पर महुआ मोइत्रा ने कई सवाल दागे कि दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, उसने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट क्यों नहीं किया, उसकी कंपनी ने सामने आकर जवाब क्यों नहीं दिया, उसने लेटर हेड पर क्यों नहीं लिखा, उसने सादे कागज पर क्यों लिखा, वह नोटरीकृत क्यों नहीं है। ऐसे तमाम सवाल के बाद महुआ ने यह आरोप भी लगाया कि पीएमओ ने दर्शन से दबाव डालकर हलफनामे पर साइन करवाया है। पूरा हलफनामा पीएमओ में तैयार किया गया, लेकिन अब पलटकर दर्शन हीरानंदानी ने महुआ के हर सवाल का सिलसिलेवार जवाब दे दिया है। उन्होंने सवालों के बदले पैसे और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के साथ अपने संबंध पर खुलकर बात की। हीरानंदानी ने कहा कि मैंने हलफनामा दबाव में दायर नहीं किया, जैसा कि महुआ बोल रही है वैसा नहीं है। मैंने अपनी स्वेच्छा से हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कहा कि दुबई से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के अकाउंट तक पहुंच बनाई ताकि अडानी ग्रुप पर निशाना साधते हुए सवाल पोस्ट किए जा सकें। दर्शन ने हलफनामे को लेकर कहा कि सच सामने लाना जरूरी है। कैश फॉर क्वेरी के आरोपों में उनका नाम प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से आया है, इसलिए उन्हें इस बारे में बात करनी है। उन्हें और उनकी कंपनी को काफी शर्मिंदा होना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोप में हम सच्चाई के साथ सामने आना पसंद करते हैं और मैंने इस मामले में यही किया। यह हलफनामा मेरे द्वारा स्वेच्छा से साइन किया गया, किसी डर या पक्षपात में नहीं हुआ। इसका प्रमाण यह है कि मैंने इसे दुबई के इंडियन कॉन्सुलेट से नोटराइज करवाया। इसे मेरे बयान के आधार पर वकीलों ने ड्राफ्ट किया। क्योंकि मैं दुबई में रहता हूं, इसलिए मैंने इसे दुबई के इंडियन कॉन्सुलेट में नोटराइज करवाया। फिर मैंने इसे संसदीय आचार समिति को भेजा, एक कॉपी सीबीआई को भेजी, एक कॉपी निशिकांत दुबे को ईमेल के जरिए भेजी। जो भी हुआ वो मेरे हलफनामे में है। पिछले हफ्ते सुर्खियों में आए हलफनामे के जवाब में महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने हीरानंदानी से जबरन एक खाली पेज पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिसे बाद में लीक कर दिया गया। महुआ मोइत्रा ने प्रेस विज्ञप्ति में पूछा था कि सीबीआई और संसद की नैतिक समिति ने या फिर किसी भी जांच एजेंसी ने अभी तक दर्शन हीरानंदानी को समन क्यों नहीं भेजा। ऐसे में उन्होंने ये हलफनामा किसे दिया। हलफनामा एक सफेद पेपर पर है, न कि किसी लेटर हेड या फिर किसी नोटरी पर। देश का सबसे इज्जतदार और पढ़ा लिखा बिजनेसमैन एक सफेद पेपर पर हस्ताक्षर क्यों करेगा।
अगर उसके सिर पर किसी ने बंदूक न रखी हो तो। महुआ ने कहा था कि पत्र में जो लिखा गया वह एक मजाक है। ये साफ है कि इसे पीएमओ में किसी के द्वारा लिखा गया है। मेरे कथित भ्रष्टाचार में हर विरोधी का नाम है। शार्दुल श्रॉफ सिरिल श्रॉफ का भाई है और दोनों का बिजनेस के बंटवारे को लेकर झगड़ा है। सिरिल श्रॉफ गौतम अडानी का समधी है। राहुल गांधी और शशि थरूर दोनों लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। सुचेता दलाल एक खोजी पत्रकार हैं और वह भी सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा रखती हैं। साफ है कि किसी ने कहा होगा सबका नाम घुसा दो, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। लोकसभा की आचार समिति दुबे की शिकायत पर गौर कर रही है। उसे मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए 26 अक्टूबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। समिति को सौंपे गए एक हस्ताक्षरित हलफनामे में हीरानंदानी ने स्वीकार किया कि राज्य के स्वामित्व वाली दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा ओडिशा में गुजरात स्थित समूह की धामरा एलएनजी आयात सुविधा में क्षमता बुक करने के बाद अडानी पर निशाना साधने के लिए मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का उपयोग किया गया था। नौकरी सरकारी हो और सरकार में लालू यादव की पार्टी बड़ी साझीदार हो और विभाग में उसी का मंत्री बैठा हो, ऐसे में रिश्वत का खेल तो होना ही था और हुआ भी। बिहार में 1,70,000 पदों पर हुई बीपीएससी शिक्षक बहाली में जमकर रिश्वतखोरी के आरोप लगते ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब घोटाला किया था, जिसमें राबड़ी देवी तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं और अब बिहार में कैश फॉर जॉब घोटाला हो गया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मंगलवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और नीतीश सरकार पर बीपीएससी शिक्षक बहाली में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर ये नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। पैसा दो, सरकारी नौकरी लो, घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक तरफ नीतीश तेजस्वी की सरकार अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक बहाली को लेकर वाहवाही लूटने में लगी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने घोटाले का आरोप लगाकर बिहार का सियासी पारा ही गरमा दिया है। बता दें कि कथित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी, पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत कई अन्य आरोपी हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में जमीन के बदले नौकरियां बांटी गई थीं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षकों के करीब 1,70,000 पदों पर भर्ती की है। भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। इस परीक्षा में केवल 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हो पाए हैं। बचे हुए पदों को आगामी भर्ती में जोड़ा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है और अगले महीने उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बिहार सरकार ने इस आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। शराब घोटाला मामले में पकड़े गए मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। इंतजार सिर्फ फैसले का है। अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी। इसी वजह से केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में डाला है। लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक दूसरा मामला भी है जो शराब घोटाले से बड़ा और गंभीर भी है। मामला दिल्ली के नेताओं, केंद्र सरकार के मंत्रियों, बड़े कारोबारियों, जजेस और मीडिया हाउसेस की जासूसी करवाने का है। शराब घोटाला मामले में जिस तरह से केजरीवाल ये तर्क दे रहे हैं कि शराब नीति की मंजूरी एलजी से ली गई थी, वैसा तर्क वे जासूसी घोटाले में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जासूसी कांड के लिए बने फीडबैक यूनिट के लिए न तो केजरीवाल ने एलजी से कोई मंजूरी ली और ना ही कोई कैबिनेट नोट लाया गया। सब कुछ केजरीवाल के मौखिक आदेश पर मनीष सिसोदिया ने कर डाला। अब अगर वे शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो सीबीआई जासूसी कांड में उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में मार्च में ही एफआईआर दर्ज कर मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था। आम आदमी पार्टी ने 2015 के आसपास एक फीडबैक यूनिट का गठन किया था। कहा तो ये गया कि यूनिट दिल्ली सरकार के कामकाज पर फीडबैक जुटाएगी, लेकिन फीडबैक की आड़ में केजरीवाल ने नेताओं मंत्रियों की जासूसी शुरू करवा दी। सूत्रों का कहना है कि फीडबैक यूनिट सीधा अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करती थी। सीबीआई ने 14 मार्च को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में 5 अन्य लोगों के नामों का जिक्र भी अपनी एफआईआर में किया। इनमें आईआरएस अधिकारी सुरेश कुमार जैन भी शामिल हैं। सुकेश जैन उस वक्त दिल्ली सरकार में विजिलेंस सचिव थे। इनके अलावा सीआईएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा का भी नाम इस एफआईआर में है। बताया जाता है कि राकेश कुमार सिन्हा को दिल्ली के मुख्यमंत्री का खास सलाहकार और फीडबैक यूनिट का संयुक्त निदेशक बनाया गया था। एफआईआर में प्रदीप कुमार पुंज का नाम भी है।
प्रदीप कुमार ने एफबीयू के डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर काम किया। सीआईएसएफ के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट नीतीश क्षेत्रपाल का भी नाम इसमें है। उन्होंने इस यूनिट में फीडबैक ऑफिसर के तौर पर काम किया है। इसके अलावा गोपाल मोहन का भी नाम इस एफआईआर में है। एलजीबी के सक्सेना ने मामले में सीबीआई से जांच करवाए जाने की सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। सीबीआई के मुताबिक 1 फरवरी 2016 से एफबीयू ने अपना काम शुरू किया। सीबीआई के मुताबिक 8 महीने में 700 केसेस की जांच की। 60% मामले की निगरानी और निष्पत्ति से जुड़े हैं और इसके अलावा 40% मामले राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करने, जासूसी करने संबंधित थे। इस यूनिट का गठन सतर्कता निदेशालय के अंतर्गत किया गया है और मनीष सिसोदिया सतर्कता निदेशालय के इंचार्ज थे। ये भी कहा जा रहा है मामले में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर सकती है। लालू यादव से ज्ञान लेकर लौटे राहुल गांधी भी उन्हीं की तर्ज पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का राग अलापने लगे। उनके साथ साथ पूरी कांग्रेस भी यही कहने लगी। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ गए, कांग्रेस ने इस नारे को लगाना करीब करीब बंद कर दिया और राहुल गांधी भी शांत होकर बैठ गए। जिस तेजी से राहुल गांधी ने इस बात को लेकर सियासत शुरू की थी, ऐसा लगा मानो उनके हाथों सत्ता हासिल करने का नया मंत्र लग गया। हालांकि जातीय जनगणना को कांग्रेस ने चुनावी राज्यों में मुद्दा बनाकर रखा है, लेकिन हक और हिस्से वाली बात को भूल गई है। असल में इस मामले को लेकर पार्टी ही आपस में 2 गुटों में बंट गई है। सूत्रों का कहना है कि 9 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, इन राज्यों में राहुल गांधी और पार्टी के दूसरे बड़े नेता अपने चुनावी सभा में जितनी आबादी उतना हक वाली लाइन पर अब तक जोर नहीं दिया है। हालांकि राहुल गांधी ने बार बार अपने संबोधनों में जाति जनगणना कराने की पुरजोर वकालत की है और इसे जरूरत भी बताया है। लेकिन जितनी आबादी उतना हक को लेकर कांग्रेस के भीतर पहली नाराजगी कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के एक पोस्ट में दिखाई दी। पोस्ट में सिंघवी ने चेताया कि ये नारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देगा। इस टिप्पणी को राहुल गांधी के बयानों के विरोध में ही देखा गया। वहीं बसपा के एक नेता ने गांधी पर काशीराम के नारे को चुराने का आरोप तक लगा दिया। 9 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सभी CWC सदस्य जाति जनगणना की मांग को पार्टी की आधिकारिक नीति बनाने पर सहमत हुए। जाति जनगणना पर सभी की एक राय थी, लेकिन जितनी आबादी उतना हक पर कुछ नेताओं ने चेताया। CWC के एक सदस्य ने कहा कि इस तरह का नियम दक्षिणी राज्यों को प्रभावित कर सकता है। एक दूसरे सदस्य ने कहा कि यदि कांग्रेस जातियों के संदर्भ में टैगलाइन पेश कर सकती है तो बीजेपी को जाति के बजाय धर्म के साथ उसी नारे का उपयोग करने से कौन रोक सकता है। कुछ सदस्यों ने कहा कि वे आशंकित हैं कि टैगलाइन से जातियों वाली बात फिर उठेगी। सामाजिक समानता लाने के बजाय जातिगत पहचान को और बढ़ावा मिलेगा। दलितों और आदिवासियों के बीच इसको लेकर उनके मन में कई सवाल पैदा होंगे। हालांकि पीएम मोदी ने इस मौके को कायदे से भुनाया भी। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या तो हिंदुओं की है, तो क्या वे आगे बढ़कर मुसलमानों और दूसरों से अपना हक छीन लें। CWC के बाद मीडिया ब्रीफिंग में राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर जोर दिया। जितनी आबादी उतना हक का नारा नहीं दोहराया। बताया जाता है कि कुछ सदस्यों की ओर से चिंता प्रकट करने के बाद राहुल गांधी ने CWC में संकेत दिए कि वह जितनी आबादी उतना हक नारे के लिए दबाव नहीं डाल रहे थे। अब इस लाइन पर धीमी गति से आगे बढ़ना उसी का हिस्सा है। पिछले हफ्ते कांग्रेस के MP घोषणा पत्र में कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी को चुनावी नारा चुना गया, न कि जितनी आबादी उतना हक का नारा। मतलब ये कि राहुल गांधी का सियासी आइडिया बैकफायर कर गया और कांग्रेस ने इससे अपना पीछा छुड़ा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।